Good morning everyone, myself Ranjit, and in this video we are going to talking about some various important topics from various section of the subjects. It is choose and pick by me some various topics from last 1 or 2 months. This is very beneficial for upcoming mains for UPSC and some various other competitive examination. So let's start from the first topic, from international politics, international relationship. भारत और इसके पड़ोसी देश के साथ संबंध। सबसे पहले अभी हाल में घटनाक्रम में चर्चा रहा है कि चाहबार रेल परियोजना से ईरान ने भारत को अलग किया। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाहबार रेल प्रोजेक्ट। ईरान सरकार ने चाहबार बंदरगाह से चाहबार पोर्ट टू जाहेदान तक रेल लाइन निर्माण परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय ले लिया है। ईरान अब फंडिंग में देरी होने के कारण भारत की सहायता के बिना ही परियोजना को पूरा करेगा। चर्चा का विषय, भारत सरकार ने अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार करने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग बनाने हेतु अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। चाहबार रेल परियोजना का निर्माण इसी त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का एक हिस्सा था। इस समझौते को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया। भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने $6 बिलियन की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रेलवे लाइन परियोजना में सहयोग देने का वादा भी किया था। इस परियोजना पर कार्य आरंभ होने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि किसी और टॉपिक में अर्थात JCPOA, जिसको हम लोग अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील ने इस पर एक खटास पैदा कर दी। हालांकि इस विशिष्ट रेलवे लाइन परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त थी, फिर भी भारत के लिए उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को तलाश करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं को अमेरिकी कार्रवाई का भय भी था कि कहीं उन पर सैंक्शंस ना लग जाए काटसा एक्ट के तहत, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपकरण है, जो कि ईरान, उत्तरी कोरिया और यहाँ तक कि रसिया पर भी काटसा एक्ट लगा हुआ है। और उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण आपूर्ति करता है, वो अगर उनका सप्लाई होता तो हो सकता है काटसा एक्ट के तहत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसके कारण भारत की चिंताएं और बढ़ गई और फाइनली ये जो परियोजना था वो अपने एक तरह से कहे तो ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब आते हैं भारत के लिए चिंताएं इससे क्या उत्पन्न होती है। चाहबार रेल परियोजना के संबंध में ईरान द्वारा ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब चीन ईरान के साथ 25 वर्षीय आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। ईरान और चीन के बीच इस समझौते के हो जाने पर बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे तथा कई अन्य परियोजनाओं सहित ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी मौजूदगी का व्यापक रूप से विस्तार होगा। अर्थात यू कैन सिंपली से कि जिस तरह से चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी रहा है भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ, और इसकी लपेट में कहीं ईरान भी आ जाए तो भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। ईरान नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी रहा है। चीन ईरान समझौता इस क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। हाल ही में हुए चीन के साथ सीमा विवाद के बाद भारत के चीन के साथ जो संबंध है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत ही अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग चाहबार बंदरगाह कहाँ स्थित है और इसका लोकेशन किस प्रकार भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहबार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। तो भारत के लिए चाहबार बंदरगाह का महत्व, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक माल परिवहन करने में पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। इसके माध्यम से भारत ईरान तक पहुंच में वृद्धि होगी। ईरान भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, दैट मीन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए एक प्रवेश मार्ग प्रदान करेगा, जिससे भारत रूस, ईरान, यूरोप तथा मध्य एशिया से समुद्री, रेल और सड़क मार्गों से जुड़ सकेगा। इसके माध्यम से भारत को अरब सागर में चीनी जो प्रेजेंस का मुकाबला करने में भी सहायता मिलेगी। चीनी पाकिस्तान में ग्वादर बंदर के माध्यम से अरब सागर में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह चाहबार सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर और समुद्री से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजनयिक दृष्टिकोण से चाहबार बंदरगाह को मानवीय कार्यों अर्थात ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के समन्वय करने हेतु इस्तेमाल भी किया जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्वयं पर शासन करने हेतु लोगों को अधिकार प्रदान करना, इनेबलिंग
इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। कोविड-19 महामारी ने किस प्रकार हमारी शासन व्यवस्था में बेमेल स्थितियों को उजागर किया है, इस पर चर्चा कीजिए। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर शासन व्यवस्थाओं का दबाव महसूस किया गया है। कई डिसऑर्डर, उप अव्यवस्थाएँ जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, रसद, व्यापार, वित्तीय और प्रशासन में संकट को एक साथ जोड़कर एक साथ प्रबंधित करना पड़ा। एक उपव्यवस्था की समस्याओं का समाधान अन्य उप प्रणाली पर कारगर साबित नहीं हुआ। चर्चा का विषय है कि प्रशासन की संस्थाओं की रूपरेखा तथा प्रत्यक्ष चुनौतियां परस्पर बेमेल है, अर्थात चुनौतियों से निपटने हेतु जिस प्रकार की जरूरत है, जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, प्रशासकीय संस्थाएं उसके अनुरूप स्वयं को डिजाइन नहीं कर पाई। प्रशासकीय व्यवस्थाएं और उपव्यवस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही है और इनमें परस्पर आवश्यक रूप से समन्वय भी नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। जैसे कि स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, इसने साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं से निपटना कठिन बना दिया। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए जीवन के खतरे से निपटने हेतु संसाधनों को इस ओर मोड़ दिया गया, जिससे भारत के कुछ भागों में कुपोषण और अन्य बीमारियों से होने वाले मौतों की आशंका बढ़ गई। चुनौतियाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य दैट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सूचीबद्ध वैश्विक चुनौतियाँ व्यवस्थागत चुनौतियाँ हैं। ये सभी व्यवस्थागत समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दे आर को रिलेटेड each others, they cannot be separated and handle separately. They should be handled with the very good coordination, that mean with simultaneous approach। जैसे कि पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक समस्या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अथवा समस्याओं पर केंद्रित एजेंसियों द्वारा निपटा जाना चाहिए। समय की मांग, समस्याओं के समाधान को देश की विशिष्ट परिस्थितियों, स्थानिक स्थितियों और वहाँ के समाज की स्थिति एवं पर्यावरण के आकार के अनुकूल होना चाहिए। स्थानीय लोगों का समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञान का सक्रिय योगदान तथा सक्रिय प्रतिभागी होनी चाहिए। विभिन्न विशेषज्ञों की जानकारी पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में सतत पर वास्तविकताओं के अनुरूप प्रयुक्त की जानी चाहिए। स्थानीय व्यवस्थाओं हेतु नीति शास्त्र संबंधित प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है। जनता का शासन केवल जनता के लिए ही नहीं होना चाहिए, अपितु यह जनता के द्वारा भी होना चाहिए। जनता का शासन केवल जनता के लिए नहीं बल्कि जनता के द्वारा भी होना चाहिए। गांधी जी तथा आर्थिक सलाहकार J.C. कुमारप्पा और अन्य साथियों ने भी स्थानीय उद्यमों की समस्याओं से निपटने हेतु समाधान वास्तविक स्थितियों के पर्यवेक्षण और प्रयोगों के माध्यम से विकसित किए थे। इसके लिए बड़े नगरों में आयोजित सैद्धांतिक सेमिनारों में भाग नहीं लिए थे। पुनरुत्थान रिसर्जेंस पत्रिका के संपादक पुनरुत्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक तथा स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक F. सुमाकर ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप स्थानीय उद्यमों पर आधारित एक नया अर्थशास्त्र प्रतिपादित किया था। वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एलिनोर ऑस्ट्रोम ने भारत सहित कई देशों में सतत पर अनुसंधान करने के बाद स्वशासित समुदायों के सिद्धांत दैट मीन प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज को विकसित किया था। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गैर न्यायिक हत्याएं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में विकास दुबे की हत्या, न्यायोत्तर हत्याओं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तथा इससे संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने इस प्रकरण की जांच हेतु न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया है। मुठभेड़ एनकाउंटर से संबंधित कानून। शुरुआत से ही भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी अधिकारी को किसी अपराधी के लिए सीधे मुठभेड़ में मार देने के लिए अधिकृत करता है, चाहे अपराधी के द्वारा कितना भी बड़ा जघन्य अपराध किया गया हो। हालांकि कुछ ऐसे प्रावधान जो अपराधियों के लिए, माफ़ कीजिएगा, अधिकारियों के लिए किसी अपराधी के खिलाफ बल प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं। वह है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, IPC 1860 की धारा 100 सेक्शन 100, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने निजी बचाव के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन अथवा शरीर के किसी अंग को खतरा होने की आशंका में अपना बचाव
कर सकता है और इस खतरा उत्पन्न करने या होने की वाली जान भी जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 की धारा 46, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। और अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 300, जिसके अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक न्याय के उत्कर्ष के लिए कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को लांघते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक होने पर किसी व्यक्ति की गैर इरादतन आपराधिक मानव हत्या दैट मीन कल्पेबल होमिसाइड को हत्या नहीं माना जाएगा। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। शीर्ष न्यायालय में संबंधित मामलों पर निम्नलिखित निर्णय दिए गए हैं। पहला है ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा यह पुलिस का कर्तव्य नहीं है कि वो आरोपी को केवल इसलिए मार दे क्योंकि वह एक अपराधी है, तथा इसमें आगे भी कहा गया है कि मुठभेड़ में की गई हत्या दैट मीन इनकाउंटर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान होती है। अगला केस सत्यवनी पुनराई बनाम सैमुअल राज मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39 के तहत एक निष्पक्ष जांच अनिवार्य है तथा यह न केवल एक संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार भी है। निर्मल सिंह कहलो पंजाब राज्य निर्मल सिंह कहलो पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त और पीड़ित दोनों के लिए जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार लागू होता है। अगला है प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता। इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया एक फर्जी एनकाउंटर दुर्लभतम रेस्ट ऑफ द रेस्ट के श्रेणी में आता है, जैसा कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है तथा साबित होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारतीय संघ मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने हेतु राज्य भी जीवन और दायित्व के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस द्वारा की गई इनकाउंटर हत्याओं की स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए क्योंकि इससे कानून के शासन की विश्वसनीयता और दंडिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दृष्टिकोण। NHRC ने कहा कि भारत के कानूनों के तहत पुलिस अधिकारियों को किसी भी अन्य व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी की व्यक्ति की हत्या कर देता है और यदि वह उसे गैर अपराध साबित नहीं कर पाता है तो वह उस पर सदोष मानव हत्या दैट मीन कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में NHRC ने पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों के मामलों में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों प्रक्रियाओं का भी निर्धारण किया है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड दैट मीन नेट ग्रिड। हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दैट मीन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ FIR तथा चोरी के वाहनों से संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस उपयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? नेट ग्रिड की परिकल्पना 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य था सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित मंच पर आव्रजन संबंधित प्रविष्टियों अर्थात प्रवासियों के आने व जाने से संबंधित सूचनाओं, किसी संदिग्ध व्यक्ति का टेलीफोन विवरण, बैंकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप सेंटर का निर्माण करना। इस परियोजना को 31 दिसंबर को सुचारू रूप से जारी करने का लक्ष्य है। डेटा तक कौन पहुंच सकता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ सहित कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस करने का माध्यम होगा। नेट ग्रिड दूरसंचार, कर रिकॉर्ड, बैंक, आव्रजन आदि 21 संस्थाओं से डेटा का संग्रह करेगा, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हो रही है। नेट ग्रिड का निजता के संभावित उल्लंघन तथा निजी गोपनीय जानकारी के लीक होने की संभावना के आधार पर विरोध किया जा रहा है। आतंकवाद को रोकने में इसकी प्रभावकारिता का भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि किसी भी राज्य एजेंसी या पुलिस बल को नेट ग्रिड डेटा एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, जिसके तत्काल प्रभावी कार्रवाई की संभावना कम हो जाती है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नेट ग्रिड जैसे डिजिटल डेटाबेस का दुरुपयोग भी किया जा सकता है,
पिछले 2 दशकों में आतंकवादी द्वारा डिजिटल उपकरणों का उपयोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने में किया जा रहा है। नेटग्रिड के संदर्भ में खुफिया एजेंसियों ने भी आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है तथा उनके काम के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को जानकारियां लीक कर सकता है। लेकिन वास्तव में नेटग्रिड की ज़रूरत क्यों है? नेटग्रिड जैसे पुरस्कृत माध्यमों के ना होने पर नुकसान यह होगा कि वह पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कठोर तथा अपमानजनक तरीकों को अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रत्येक आतंकवादी घटना के बाद पुलिस कई संदिग्धों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से अधिकांश निर्दोष पाए जाते हैं। यदि इनके स्थान पर एक अन्वेषण व पहचान तंत्र होने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंधित मामले में भी कमी आएगी। नेटग्रिड इंटेलिजेंस ब्यूरो के संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने में भी मदद करेगा। पुलिस के साथ साथ संदिग्ध व्यक्ति के सभी डेटा तक पहुंच होगी और डेटाबेस की मदद से इसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राजकोषीय परिषद की आवश्यकता। डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल? राजकोषीय परिषद क्या है? राजकोषीय परिषदें स्वतंत्र लोक संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य विभिन्न कार्यों जैसे कि वित्तीय योजनाओं और उनके प्रदर्शन का सार्वजनिक आकलन, बजटीय पूर्वानुमान तथा समष्टि आर्थिक नीतियों के प्रावधानों के मूल्यांकन आदि के माध्यम से दीर्घकालिक लोक वित्तीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। वर्तमान में राजकोषीय परिषदें विश्व में कई उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं सहित विश्व के 50 से अधिक देशों में संस्थागत राजकोषीय प्रणाली का एक हिस्सा है। राजकोषीय परिषद का गठन तथा कार्य प्रणाली 14वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अनुशंसाएं। 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दैट मीन फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट में संशोधन करके एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करने के साथ एक नया उपन जोड़ने की सिफारिश की। राजकोषीय परिषद का कार्य वित्तीय प्रस्तावों का प्रत्याशित मूल्यांकन करना तथा इन प्रस्तावों की वित्त नीतियों और नियमों के अनुरूप उनका सुनिश्चित करना। राजकोषीय परिषद की नियुक्ति संसद द्वारा की जानी चाहिए और तथा इसकी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका अपना बजट होना चाहिए। दूसरा है राजकोषीय परिषदों के कार्यों में बजट प्रस्तावों के राजकोषीय निहितार्थ का पूर्व आकलन करना सम्मिलित होगा, जिसके तहत वह बजटीय पूर्वानुमानों का यथार्थ मूल्यांकन तथा विभिन्न बजटीय प्रस्तावों की लागत और इनकी राजकोषीय नियमों के साथ अनुरूपता का आकलन करेगी। पारित होने के बाद बजट का मूल्यांकन तथा निगरानी का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का है। भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता। विभाजन योग्य सकल राजस्व में विभिन्न उपकरों और अधिभारों का अनुपात असंगत रूप से बढ़ता जा रहा है। अंतरण प्रक्रिया की मूल भावना के साथ यह चतुर वित्तीय उपायों अथवा परंपराओं का सहारा लेकर छेड़छाड़ रोकने को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। वित्त आयोग और GST परिषद के बीच समन्वय की आवश्यकता। GST परिषद को वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा वित्त आयोग भी GST परिषदों के कार्यों से परिचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 293 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत राज्य सरकार की देयताएं हेतु ऋणों के संदर्भ में संवैधानिक नियंत्रण का प्रावधान है, किंतु केंद्र सरकार पर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अतः राजकोषीय नियमों को लागू करने तथा केंद्र सरकार के राजकोषीय समेकन पर नज़र रखने हेतु राजकोषीय परिषदें जैसे कि वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के दौर में राजकोषीय परिषद की प्रासंगिकता। सरकार के लिए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने, आर्थिक बहाली सुनिश्चित करने हेतु अधिक ऋण प्राप्त करने और व्यय करने की जरूरत है, परंतु इससे ऋण भार में और अधिक वृद्धि होगी।
जिससे मध्यावधि विकास संभावनाओं के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इस स्थिति को विभिन्न प्रमुख रेटिंग एजेंसियों के द्वारा हाल के मूल्यांकनों में प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। राजकोषीय परिषद पर विशेषज्ञ समिति की क्या सिफारिशें रही है? हाल के वर्षों में भारत में 2 विशेषज्ञ समितियों के द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं की सिफारिश की गई। पहला, वर्ष 2017 में वित्त नियमों की समीक्षा करने हेतु वित्त मंत्रालय के द्वारा गठित NK सिंह कमेटी के द्वारा एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करने के लिए सुझाव दिया गया, जिसका कार्य सरकार के लिए वित्तीय पूर्वानुमान प्रदान करना और अधिदेशित वित्तीय नियमों से विचलन कर सकने योग्य परिस्थितियों के बारे में सलाह देना होगा। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC द्वारा राजकोषीय आंकड़ों पर गठित की गई DK श्रीवास्तव समिति ने भी सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने हेतु एक राजकोषीय परिषद की स्थापना का भी सुझाव दिया था, जिसका कार्य सभी सरकारी स्तरों पर सामंजस्यपूर्ण राजकोषीय आंकड़ों को उपलब्ध कराना, सार्वजनिक क्षेत्र की सकल ऋण आवश्यकताओं का वार्षिक आकलन प्रदान करना होगा। ये सिफारिशें 13वें और 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ही थी। दोनों वित्त आयोगों की रिपोर्ट में सरकार द्वारा राजकोषीय नियमों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा बजट प्रस्तावों के आकलन करने हेतु एक स्वतंत्र वित्तीय एजेंसियों की स्थापना की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक, श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर एक ड्राफ्ट अधिसूचना। लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट ऑन मिनिमम वेजेस। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा वेतन संहिता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन हेतु मसौदा नियमों को प्रकाशित किया गया है। प्रमुख बिंदु इसके क्या हैं? इस मसौदे में मुख्य परिवर्तन और शेष नियम 2019 में प्रकाशित के लगभग वैसा ही है। मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए 9 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करना आवश्यक कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि 9 घंटे में 1 घंटे का आराम भी शामिल था, जिसे अब 8 घंटे के कार्य से अलग किया गया है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए क्या मानदंड है? प्रतिदिन प्रति वयस्क हेतु 2700 कैलोरी की खुराक, प्रति वर्ष प्रति श्रमिक परिवार हेतु 66 मीटर कपड़े की जरूरत, मानक श्रमिक परिवार में जीविकोपार्जक के अतिरिक्त एक पत्नी तथा 2 बच्चे। आवासीय किराया व्यय भोजन और कपड़ों पर हुए व्यय का 10% होगा। आवास किराया व्यय जो होगा वो भोजन और कपड़ों पर हुए व्यय का 10% होगा। ईंधन, बिजली और खर्च की अन्य मदें न्यूनतम मजदूरी की 20% होगी। बच्चों की शिक्षा पर खर्च, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन तथा अन्य आकस्मिक खर्चे न्यूनतम मजदूरी के 25% होंगे। एक दिन की मजदूरी तय हो जाने के बाद प्रति घंटे के मजदूरी तय करने के हेतु 8 से विभाजित किया जाना और पूरे महीने की मजदूरी तय करने के लिए 26 से गुणा किया जाना। वेतन संहिता अधिनियम के बारे में, वेतन संहिता अधिनियम 2019 मजदूरी भुगतान कानून अर्थात पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, बोनस भुगतान कानून पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 को समाहित किया गया है। वेतन संहिता अधिनियम पूरे देश में एक समान वेतन और उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान। इसके अंतर्गत प्रत्येक कामगार के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में 40% कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण 100% कार्यबल तक विस्तृत किया जाएगा। इस अधिनियम के मुताबिक हर 5 साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मजदूरी की न्यूनतम दर तय करते समय केंद्र सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को 3 श्रेणियों, एक तो महानगरीय क्षेत्र, दूसरा गैर महानगरीय क्षेत्र और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी। मजदूरी में वेतन, भत्ता या अन्य घटकों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों के लिए देय बोनस,
अथवा यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं होता। छठा है, केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मानक मजदूरी से अधिक होनी चाहिए। इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकता। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकता। न्यूनतम मजदूरी की राशि मुख्य तौर पर क्षेत्र और कुशलता के आधार पर काम के घंटे अथवा उत्पादन मात्र देखते हुए तय की जाएगी। मजदूरी का भुगतान, वेतन का भुगतान सिक्के में, करेंसी नोट में, चेक के द्वारा बैंक खातों में जमा करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, वेतन अवधि नियोक्ताओं के द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक रूप में तय की जाएगी। वेतन की जो अवधि है वो दैनिक होगी, साप्ताहिक होगी, पाक्षिक होगी, मासिक के रूप में भी होगी। सलाहकार बोर्ड केंद्र और राज्य सरकारें सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। केंद्र सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे नियोक्ता, कर्मचारी, स्वतंत्र व्यक्ति, राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि। राज्य सलाहकार बोर्ड में नियोक्ता, कर्मचारी और स्वतंत्र व्यक्ति सम्मिलित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य बोर्डों के कुल सदस्यों में 1/3 महिलाएं होगी। यह बोर्ड संबंधित सरकारों को न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने, महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने और उससे जुड़े हुए विषयों पर भी सलाह देंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राजस्थान के शिक्षा दिशा निर्देशों से असंतुष्ट है NCPCR। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर जारी किया गया एक दिशा निर्देश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दैट मीन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने इसकी आलोचना की है। विवाद का कारण क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने, उनका कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 का उल्लंघन कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करने से वंचित कर रहा है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश केवल कक्षा 1 अथवा उससे ऊपर की कक्षा में दिया जाएगा और इस कानून के प्रावधान शिशु कक्षाओं प्री स्कूलर्स पर लागू नहीं होंगे। यह दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से RTE अधिनियम 2009 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों अपनी कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान तो करना ही पड़ेगा। यह दिशा निर्देश भी RTE अधिनियम के उन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं जिनमें यह कहा गया है कि बच्चों के प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय कानून के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई लड़का भी या लड़की भी प्रवेश ले सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में NCPCR की शक्तियाँ, सबसे पहले कुछ हम जान लेते हैं ऑल अबाउट द RTE एक्ट। ये एक तरह से इट गारंटी फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एट द नेबरहुड स्कूल टू द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप of 6 to 40 years, class 1 to 8. It applies to all the states except Jammu and Kashmir. It's out of that. अब ये लागू हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में भी। It was passed by the Parliament on August 6, 2009 and came into the effect, और ये लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2010 से। With the passage of the act, India became one of the 135 countries in the world that make education the fundamental right of the every child. The act also provides for 25% reservation in private school for the children from the economically weaker section. It prohibits all unrecognized school from practice, gives them 3 years to meet basic standard defined under the act and makes provisions for no donation or capitation free and no interview of the child or the parent for admission. It provides that no child shall be held back, expelled or required to pass on a board examination until the completion of elementary education. अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण NCPCR के बारे में जान लें। कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करता है, किसी व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु बुला सकता है
साक्ष्यों की मांग भी कर सकता है, न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकता है, अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है, प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी कर सकता है। एनसीपीसीआर के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 में इसको स्थापित किया गया। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि देश में बनाई गई समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा राष्ट्र की साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हो। आयोग की संरचना जो है, इस आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, कम से कम 2 महिलाएं, सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की अधिकतम अवधि 65 वर्ष तथा सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर मेंस आंसर राइटिंग। राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा राजनीति में अपराधीकरण पर दिए गए फैसले भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दूरगामी परिणाम हो सकता है। फैसले का विषय था सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ दायर न्यायालय की अवमानना न्यायालय की पीठ के द्वारा वर्ष 2018 के मामले में सुनाया गया था। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने वर्ष 2018 में एक निर्णय दिया था जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों के लिए उनके खिलाफ यदि कोई भी हो तो लंबित सभी आपराधिक मामलों को घोषित करने और प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। कुछ समय पूर्व उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया था कि भारत के निर्वाचन अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई भी कदम उठाने में विफल रहे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि विवरणों को अप्रसिद्ध तथा सीमित ग्राहक संख्या वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित करके तथा अपनी वेबसाइट पर उपरोक्त विवरण को जटिल तरीके से अपलोड करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जन लोग तक आसानी से इनकी पहुंच ना हो सके। इस प्रकार राजनीतिक दल न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय को नाकाम बना रहे हैं। तो काउच फॉर कंसर्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन द थर्सडे फ्लैग्ड अलार्मिंग इंक्रीज इन इंसिडेंट criminals in politics. You can simply see what's the MP with the pending criminal cases in 2004 there is 24%, 2009 30%, 2014 34%, 2019 में 43%. Simply 2018 Constitution Bench judgment that formed the basis for the Thursday verdict said rapid criminalization of the politics cannot be arrested merely disqualifying tainted legislator but should begin with cleansing political parties. No political party offers an explanation as to why the candidates with pending criminal cases are selected as candidates. Justice Nariman, न्यायालय ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दल यह स्पष्ट करें कि उनके द्वारा इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन का क्या कारण है तथा साथ ही साथ ये बताएं कि गैर आपराधिक पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना जा सकता है। यदि कोई राजनीतिक दल इस निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है तो या न्यायालय के आदेशों या दिशा निर्देशों के अवमानना होगी। न्यायालय द्वारा जारी दिए गए दिशा निर्देश सभी राजनीतिक दलों को उसके चुने हुए उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सभी विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य है। इस विवरण को स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित पार्टी की वेबसाइटों में, पार्टी के सोशल मीडिया के हैंडल पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। लंबित मामलों के विवरण के साथ राजनीतिक दलों के इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन के कारणों को भी प्रकाशित करना, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनके द्वारा गैर आपराधिक पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों को क्यों चुना गया था। उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए कारण संबंधित उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियों और गुणों के संदर्भ में होना चाहिए तथा इन कारणों में उनकी चुनावी जीतने की क्षमता नहीं होना चाहिए। इस विषय पर जनप्रतिनिधि अधिनियम के कुछ प्रावधान। वर्तमान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किसी आपराधिक मामले में सजायुक्त होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 की धारा 8 के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में 2 या अधिक वर्षों से
सजा याफ्ता व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाता है, प्रतिबंधित किया गया है, किंतु जिन व्यक्तियों का मामला अभी अदालत में पेंडिंग है, विचाराधीन है, चुनाव में भाग ले सकते हैं। राजनीतिक में अपराधीकरण का एक सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, दूसरा वोट बैंक, तीसरा शासन में कमियां। तो आगे की राह क्या है? सबसे पहले राजनीतिक दलों को स्वयं ही दागी व्यक्तियों को टिकट देने से मना कर देना चाहिए। दूसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करके उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए या प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिनके खिलाफ जघन्य प्रकृति के मामले लंबित हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों को दागी नीति निर्माताओं से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाना चाहिए। चुनाव अभियानों में वित्त पोषण में और अधिक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए और भारत के निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों के ऑडिट की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। सुधार की आवश्यकता है भैया, बहुत ज़रूरी है। ये आप डेटा देख के समझ सकते हैं कितना सुधार जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संयुक्त राज्य अमेरिका WHO से बाहर, US विड्रॉल फ्रॉम WHO। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता से वापस लेने के संदर्भ में सूचना दिया है। अमेरिका को 6 जुलाई को नोवेल कोरोना वायरस की मामलों की संख्या में और इसकी होने वाले मौतों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और इस फैसले का कारण क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि चीन ने कोरोना वायरस की पहचान और उसकी महामारी को घोषित करने में WHO से जानबूझकर देरी की। ट्रंप ने कहा कि WHO पर चीन का नियंत्रण है और कोविड-19 को लेकर जरूरी सूचनाएं काफ़ी बाद में जारी की गई, जिससे अमेरिका काफ़ी प्रभावित हुआ है। इस फैसले के अगर निहितार्थ देखें तो WHO से हटने से अमेरिका का सनक भरे फैसले वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका का WHO से बाहर निकलना विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण झटका होगा, क्योंकि इससे संगठन के लिए महत्वपूर्ण अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञता और लगभग $450 मिलियन की वार्षिक धनराशि का नुकसान हो जाएगा। WHO अपने संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कहता है कि सदस्यता त्यागने वाले देश के मतदान अधिकार निलंबित करेगा तथा संबंधित देश के लिए अपनी सेवाएं को प्रतिबंधित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस दिन प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। 150 में अपने कार्यालय संगठन देश 150 अपने कार्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य कर रहा है। 7,000 से अधिक कर्मचारी विश्व के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। WHO को किस प्रकार प्रशासित किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य सेवा, विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा है जो WHO की नीतियों को निर्धारित करती है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके कार्यकारी बोर्ड में सदस्य स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ धारक सदस्य होते हैं जो विश्व स्वास्थ्य सभा में निर्णयों तथा नीतियों को प्रभावित बनाते हैं। इसका मुख्य कार्य सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों का निर्देशन और समन्वय करना है। WHO का वित्तीय पोषण, निर्धारित योगदान, असिस्ट कंट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत संगठन के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता राशि के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा किए गए भुगतान की गणना देश के धन और जनसंख्या की सापेक्ष होती है। स्वैच्छिक योगदान, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत सदस्य देशों तथा अन्य भागीदारों से अनुदान दिया जाता है। कोर स्वैच्छिक योगदान, कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इसके तहत कम वित्त पोषित कार्यक्रमों को वित्त की कमी के कारण बाधित होने पर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फंडिंग की जाती है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा महामारी से निपटने हेतु योगदान। इससे संबंधित महामारी के दौरान विकासशील देश की वैक्सीन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2011 में आरंभ किया गया था। अब आते हैं सर्वाधिक योगदानकर्ता। वर्तमान में USA WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। प्रतिवर्ष 555 समथिंग मिलियन डॉलर राशि का योगदान जो संगठन को प्राप्त होने वाली कुल राशि का 67% है। अमेरिका के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा योगकर्ता गेवी वैक्सीन अलायंस और इसके पश्चात 4 बड़े अंशदाता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। भारत का योगदान 0.48%, जो चीन का योगदान 0.2% योगदान करता है। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 6 to 8 important topics from various section of the subjects. So watch this video 2 or 3 times and make some important lines so that you can write your paper very carefully. Thanks a lot for watching this video once again. Bye bye.